जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के अग्रहण गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के सूत्रपात किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, गाड़सा दत्तासी। गाड़सा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर दास की भाषा थी? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सधुकरी। कबीर दास की काव्य भाषा सधुकरी थी। अगला प्रश्न है, शिवा बामनी के रचनाकार हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, भूषण। शिवा बामनी के रचनाकार भूषण हैं। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए, मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न दिया गया वो सभी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, रामलला नछऊ के रचनाकार है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, तुलसीदास। तुलसीदास रामलला नछऊ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता है। अगला प्रश्न है, किस रासो काव्य को अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, परमाल रासो। परमाल रासो को अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचनाकार कौन है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी, सबरपा। चर्यापद के रचनाकार सबरपा है। अगला प्रश्न है, अपनी पहेलियाँ और मुकड़ियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पहेलियों और मुकड़ियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस कवि की काव्य कृति है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए, हरिऔध। प्रिय प्रवास हरिऔध की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया काव्य के रचनाकार कौन है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती कनुप्रिया काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद किसकी काव्य कृति है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य कृति जीर्ण जनपद है।
अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी आखिरी कलाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी कर्मभूमि। प्रेमचंद कर्मभूमि उपन्यास के लेखक है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए वैद्यनाथ। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है, होरी किस उपन्यास का पात्र है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी गोदान। होरी गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। आपको बताना है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी सूरदास। सूरदास बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, प्रेमचंद को कथा सम्राट इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ और लगभग 12 उपन्यास लिखे हैं। इसी कारण से इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, आप अपने साथ कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा और जो भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। तो क्रांतिकारी कवि निराला को कहा जाता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। दोस्तों, विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पदावली को मैथिली भाषा में लिखा है। इन्होंने अपनी पदावली को मैथिली भाषा में लिखा है, इसी कारण से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी जय पराजय। जय पराजय पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं। आपको बताना है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा प्रेमाख्यानक काव्यधारा। जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। आपको बताना है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी अज्ञेय।
दोस्तों अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने किस ग्रंथ में रस का विस्तृत विवेचन किया है? आपको बताना है कि भरत मुनि ने किस ग्रंथ में रस का विस्तार से वर्णन किया है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस का विस्तार से चर्चा किया है, यानी कि वर्णन किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? आपको बताना है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, ऋतिर आत्मा काव्य किसकी युक्ति है? आपको बताना है दोस्तों कि ऋतिर आत्मा काव्य किसकी युक्ति है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, वामन। यह युक्ति वामन की है। ऋतिर आत्मा काव्य यह वामन की युक्ति है। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? दोस्तों आपको बताना है कि साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, विश्वनाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, भामह। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं। आपको बताना है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि छायावाद के किस कवि को महाप्राण कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, निराला। निराला को महाप्राण कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर उत्तर लिखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी में वाच्य के कितने भेद हैं? आपको बताना है कि हिंदी में वाच्य के कितने भेद हैं। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 3। हिंदी में वाच्य के 3 भेद हैं। कौन कौन सा है दोस्तों? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। याद रखेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे। आपको बताना है कि उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत किसका पुस्तक है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसका पुस्तक है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी, गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, साकेत। साकेत रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। दोस्तों साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना, याद रखेंगे। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी काव्य कृति है? आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र किसकी काव्य कृति है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1968 ईस्वी में, याद रखेंगे
1968 ईस्वी में मिला था। और हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी, भारत भारती। भारत भारती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है, यह मैथिली शरण गुप्त की है। याद रखेंगे। भारत भारती किसकी काव्य कृति है दोस्तों? तो मैथिली शरण गुप्त की है। और मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहते हैं। याद रखें, मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस कवि की काव्य कृति है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए, हरिऔध। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, प्रेम पथिक किसकी काव्य कृति है? आपको बताना है कि प्रेम पथिक किसकी काव्य कृति है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, सिंदूर की होली। दोस्तों, सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है। दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आपको बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आपको बताना है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, केशव दास को। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है कि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आपको बताना है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। शिष्य सामंत काल राहुल शंकर त्यायन ने कहा है। इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार इनमें से कौन है। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, कबीर दास की भाषा थी। दोस्तों, आपको बताना है कि कबीर दास की काव्य भाषा क्या थी। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सधुकरी। कबीर दास की काव्य भाषा सधुकरी थी। दोस्तों, कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिवा बामनी के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन शिवा बामनी के रचनाकार है। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, भूषण। भूषण शिवा बामनी के रचनाकार है।
दोस्तों भूषण वीर रस के कवि है तथा रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है तितली किसकी रचना है। आपको बताना है कि तितली इनमें से किसकी रचना है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है, याद रखें। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है और ये एक छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र के रचयिता है। आपको बताना है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता है और महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री है, याद रखें। महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री है। अगला प्रश्न है पल्लव के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन पल्लव के रचयिता है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता है और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं, याद रखें। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि है और इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन चिंतामणि के रचयिता है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता है और रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक है, याद रखें। कौन है? एक आलोचक है। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। दोस्तों आपको बताना है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ इनमें से किसकी कृति है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। आपका करेक्ट आंसर है सी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास है। दोस्तों इस अधूरे उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है। मंगलसूत्र को किसने पूरा किया है? अमृत राय ने। और अमृत राय कौन है? प्रेमचंद के पुत्र है। अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि पद्मावत इनमें से किसकी रचना है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी जायसी। पद्मावत जायसी की रचना है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि पद्मावत की भाषा क्या है। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है, इसको आप लोग नोट कर लें। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है। दोस्तों आपको बताना है कि भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की बोली है। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या है। आपको बताना है दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी 5। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी 18। हिंदी क्षेत्र की कुल बोलियों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी का जन्म किस भाषा से हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म से माना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न है संदेश राशक खंड काव्य के रचयिता है। आपको बताना है कि संदेश राशक खंड काव्य के रचयिता कौन है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए अब्दुल रहमान। संदेश राशक खंड काव्य के रचयिता अब्दुल रहमान है। दोस्तों अगला प्रश्न है नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया। आपको बताना है कि नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया।
आपका करेक्ट आंसर होगा गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ पंथ का प्रवर्तन किया है। दोस्तों आपको कमेंट्स में बताना है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। हिंदी साहित्य में नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। आपको एक और आंसर बताना है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था। आपको बताना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा। दोस्तों आपको बताना है कि अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी किसने कहा है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए कामायनी। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है। अगला प्रश्न है कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी बीजक। कबीर जी की रचनाएं बीजक में संकलित है। अगला प्रश्न है गलत युग्म कौन सा है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी विनय पत्रिका सूरदास। दोस्तों विनय पत्रिका सूरदास का नहीं है, यह तुलसीदास का है, इसलिए इसमें गलत युग्म बी है विनय पत्रिका सूरदास। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।